नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी काफ़ी लगातार अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज का जो वीडियो है आपका होने वाला है फिजिक्स का एक महा मैराथन क्लास। जी हाँ, तो आज का ये वीडियो जो है आपका लगभग 1 घंटे से ज़्यादा जो है चलेगा और जिसके अंतर्गत आपको बिल्कुल वन शॉट के माध्यम से संपूर्ण बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसके साथ आपको न्यूमेरिकल, यानी कि कह सकते हैं कि फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलो यार शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। और अगर आप इसी प्रकार से लगातार मेरे साथ क्लासों को अटेंड करते रहेंगे, फिर चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या अन्य किसी सब्जेक्ट का हो, तो भाई आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो 70 नंबर है ना, जैसे फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपका 65+ आराम से स्कोर होगा। और ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन लेकर के मैं आता हूं जो बोर्ड एग्जाम में देखिए आते हैं। अब मेरे से मतलब ये नहीं रहता कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूं या आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन बता दूं और भैया कह दूं कि आप टॉप कर जाओगे। ऐसा नहीं है। देखिए फिजिक्स इतना आसान भी नहीं है और अगर आप चाहें तो इतना कठिन भी नहीं है। मेरे साथ आप जुड़ के रहिए। तो चलिए आज की इस जो महामैराथन क्लास है भाई, इसमें क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं थोड़ा सा एक नज़र में आप लोग देख लो, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। देखो सबसे पहली बात, आपको पता है कि फिजिक्स में भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है डेरिवेशन, यानी कि व्यंजक, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको लगभग पता है कि 3 नंबर या 5 नंबर में ही आता है, इससे कम में तो कभी पूछा ही नहीं जाता। तो इसको मैं बताऊंगा कौन कौन सा डेरिवेशन आपको करना है। इसके बाद भाई यहाँ पर करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो भी सोल्यूशन के साथ मिलेगा। फिर आपको कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी मिलेगी, ठीक है, वो भी करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर बता रहा हूं। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया फिजिक्स में हमारी तैयारी नहीं हुई है तो क्या करें, और केमिस्ट्री में, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट यार मेन है, यही आपको मतलब परेशान कर रहे हैं, मुझे पता है। तो इसके लिए क्या करो, देखिए मैं तैयारी आपको लगातार अब करा ही रहा हूं, तो क्या करो आप लोग थोड़ा सा रूटीन बनाओ। रूटीन क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनानी है। भाई कैसे बनाएंगे देखना, आज का जो वीडियो है आप जैसे करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार कैसे बनाना है रूटीन। तो मतलब इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड एग्जाम में मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उनका एक लिस्ट बनाओ, या कहें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पूरा कॉपी बना लो और लिख लो। वरना मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन आप मत लीजिए। वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा, एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा जिसमें आप मैसेज करेंगे, जिससे कि आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, PDF सारे के सारे सब्जेक्ट के। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एक फार्मूला सीट, यानी कि सूत्रों की एक कह सकते हैं लिस्ट, उसका भी बनाना है कि चैप्टर वाइज फार्मूला रहेंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूले को याद करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद डेली का एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतने क्वेश्चन, चाहे 3 ही आप करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 क्वेश्चन एक दिन में करो, लेकिन आपको टारगेट बनाना है कि भाई मुझे एक दिन में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लेकर के चलने हैं। तो टारगेट बनेगा तो भाई तैयारी बेहतर होती है। मैं एक एक्सपीरियंस पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि आखिरकार जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया था तो यही चीज़ें अप्लाई करी थी और बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। मैं आपको बता दूँ बिल्कुल एकदम 100% चीज़ों को मैं देखिए यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल है, मैंने खुद करके देखा है तब आपको बता रहा हूँ। लगभग जब हमने मतलब बोर्ड एग्जाम आज से 4 से 5 साल पहले दिया था, यही चीज़ें हमने करी थी और अच्छे नंबर आए। और 4 से 5 साल लगभग जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया था उसके बाद से पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे ऐसा करते हैं अच्छे नंबर भी आते हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। आप लोग अमित भैया के साथ जुड़े रहिएगा बिल्कुल अंत तक, और आप लोग यहां पर करने वाले हैं भाई साहब एकदम विजय। तो चलो शुरू करते हैं। फिर यहां पर क्या, यहां पर अब ज्यादा टाइम वेस्ट करना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को कराता हूँ आपको, है ना, जो मतलब लगभग 3 नंबर से ज़्यादा में आते हैं, उनको पहले हम लोग करते हैं। तो देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, लगभग इस क्वेश्चन से हर एक छात्र परिचित होगा। क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय की गणितीय व्याख्या। भाई ये समझ लो ना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है, आप लोग करके जाना प्लीज। चलो फिर करते हैं, कैसे करना है थोड़ा सा समझिएगा। इसमें थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ आपको पूरा गणितीय व्याख्या यानी कि आपको इसका निरूपण करना है, ठीक है। तो देखना इसमें पहले परिभाषा को देखो एक बार। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
ठीक है, 1/ε0 गुना। ये तो एक परिभाषा, देखो इतना सिंपल सा परिभाषा याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, बस थोड़ा सा आकार बदल जाएगा, मतलब करने का तरीका। तो देखो इसका ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखना, चित्र को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम। देखिए ये बंद पृष्ठ है, इसमें कह रहा है कि ये जो मतलब कि जो ये पूरा का पूरा फार्मूला अप्लाई होगा, ये जो नियम अप्लाई होगा वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, ये चीज़ याद रखना। जैसे यहाँ पर ये पूरा एक बंद पृष्ठ है, इसका आकार आप गोलाकार ले लो या कैसा भी कर लो, लेकिन बंद रहना चाहिए, ठीक है ना, चारों तरफ से। अब इसमें हम मान लेते हैं कि एक बिंदु इसका मतलब मिड पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं कि ओ है, जहां पर आपका प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इससे आर दूरी पर, ठीक है ना, इससे आर दूरी पर, यहां पर भाई आप इसकी दूरी कर लो आर, ऐसे, ठीक है ना। यहां पर आर दूरी पर एक बिंदु आप पी मान लो, ठीक है, पी मान लो। यहां पर P हमने इसको माना, तो P को हम कह सकते हैं कि इसको मान सकते हैं एक अल्प पृष्ठ या छोटा सा पार्ट, ठीक है ना, अल्प पृष्ठ मतलब छोटा सा भाग। और इससे आप यहां पर एक कोण बना दो, ठीक है ना, ऐसे, ये हुआ। अब देखो यहां पर एक कोण बन रहा है ना इसमें, तो ये आप थीटा एंगल मान सकते हो या कुछ कह सकते हो। और जो ये पूरा पृष्ठ है इसका आप नाम दे देंगे यस, ठीक है ना, पूरा सरफेस। इसमें आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई, ठीक है ना, और इस जो छोटे से पार्ट का जो सरफेस होगा वो ds हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। इतना चीज समझ लो बस। अब यहाँ से फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर करेंगे निरूपण, या कह सकते हैं इस सूत्र को निकालेंगे। तो चित्र हो गया ना। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा व्याख्या में आओ। व्याख्या में चीजें जो है समझनी होती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जो हमारी बुक में दिया गया उसी को हम क्या उतार दें या बुक को लेकर के ही चलते रहें, तो ऐसा कुछ नहीं। देखो चीजों को समझो। आप लोग अगर प्रैक्टिकली समझ करके लिखते हो, किताबी भाषा के चक्कर में कभी मत पढ़ा करो, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि अच्छे नंबर चाहिए तो किताब की भाषा आप समझ लो कि सिर्फ समझो दिमाग में और लिखो अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया क्या ये इतिहास है, सामाजिक विज्ञान है? जी नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा प्रयास करा करो ना, जो चीज़ समझ में जाती है उसको आप अच्छे से कर पाते हो। अगर रटोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर, देख सकते हैं जो चीज़ हमने बनाया है वही यहाँ पर लिखना है, रखा है। गोले की त्रिज्या हम मान लेते कि भाई यहाँ पर देखो इससे आर दूरी, या कह सकते गोला बनाते तो भाई यहाँ से अगर हम केंद्र से कोई उसके जो रेखा होती है ना, व्यास, परिधि पर अगर कोई भी रेखा हम डालते हैं परिधि पर, तो भाई वो क्या होती है, त्रिज्या ही कहलाती है केंद्र से, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान ली कि आर है, तब गोले के पृष्ठ पर जो एक बिंदु P है, P पर आपकी जो तीव्रता E है, ये तीव्रता कितनी होगी? तो भाई तीव्रता आप यहाँ पर लिखो, तीव्रता का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा E बराबर, E क्या है, तीव्रता है, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो आप क्या, समीकरण 1, ऐसे, ठीक है। तो गोले का जो एक हमने पॉइंट P माना, इस पर हमने तीव्रता निकाल दी इतनी, ठीक है ना, जो कि आपके सामने है। इसके बाद क्या करना है, देखिए थोड़ा सा आप आगे आओ। अब यहां से लिखना है कि बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की हम कल्पना करते हैं। हमने मान लिया था ना एक बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश छोटा सा पार्ट ds। जब ds की हम कर लेते हैं कल्पना, यानी कल्पना करने का मतलब समझ सकते हैं कि भाई मान लेना है, कल्पना करते हैं जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आपका कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका d फाई। अब देखो फाई होता, लेकिन अल्प पृष्ठ है भाई, छोटा सा पार्ट हमने माना है, तो इसके लिए आपको d फाई करना है, ठीक है ना, d फाई e। अब देखो अल्प पृष्ठ के लिए है, तो यहां पर आपका इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो वेक्टर E और डॉट करके वेक्टर ds, ठीक है, इतना बनेगा। अब देखो इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो भाई अब यहां से आने वाला है पूरा का पूरा व्यंजक आपके समझ में। देखना इसके बाद क्या करना है, थोड़ा प्रयास करना। यहां पर क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीजें आपको पढ़ाया गया है। डॉट में आपका कॉस थीटा आता है, क्रॉस होता है तो वहां पर साइन थीटा आ जाता है ना, ऐसा होता है ना। तो अब देखो यहां से जब इसको करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो यहां से बनेगा डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट ds, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का क्या जुड़ता है भाई, कॉस थीटा जुड़ता है, ऐसे। तो ये कॉस थीटा हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब बोलेंगे भैया थीटा का वैल्यू क्या है, तो मैं आपको बता दूं, देखो थीटा का जो वैल्यू होगा, ये जो आपका सरफेस हमने अल्पपृष्ठ माना, इसकी भी दिशा आपकी इसी प्रकार से है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वेक्टर ई की, वो उसकी भी दिशा सेम है। तो दोनों की जब दिशा सेम होती है, अगर दो लाइनें हैं भाई, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, बोलेंगे भैया 0 डिग्री होता है, सिंपल है। तो इसका जो थीटा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 अंश, ठीक है ना, 0 डिग्री। तो चलो इसके बाद समझना, नेक्स्ट यहां पर आइए देखते हैं।
तो अब यहाँ से देखो क्या करना है आपको, कितना आया था डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा की जगह पर कर देना भाई कितना 0 डिग्री, क्योंकि मैंने बता दिया कि आपका 0 आएगा इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, 0 डिग्री कर दिए हैं आप लोग इसी चित्र से के अनुसार। अब देखो इसके बाद यहाँ पर लिखना है cos 0 का मान कितना होता है, आपको पता है ना कितना होता है। तो अब यहाँ पर बोलेंगे भैया cos 0 का sin 0 का मान 0 होता है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। लेकिन रुको, अभी क्या करना है आपको समझने का प्रयास करना है, थोड़ा सा क्या समझना है, इसको आप ऐसा ही लिखे रहने दो, ठीक है ना, इसको ज़रूरत के अनुसार हम अभी बदलेंगे। तो भाई अब देखो जो डी फाई ई है इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करो, डी फाई ई बराबर, अब ये ई क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। भाई आप ध्यान दो, यहाँ पर ये हमने कराया ना, तो बस ई का मान जो ये पूरा का पूरा वैल्यू है इसको उठाकर यहाँ पर रख दो। कितना है वैल्यू, तो इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना है ना। देखो तो ई की जगह पर रख दिए। अब इधर क्या बचा, तो डी एस कॉस थीटा या कॉस 0 इतना बच रहा है। तो आप करो क्या, इसको आप 0 मत रखो, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो डी एस कॉस थीटा, ये इतना हो गया। तो चलो अब ये इतना चीज़ यहाँ पर ये ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर ही है गुणे में यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, ये अल्प पृष्ठ के लिए था, किसके लिए था डी फाई ई, छोटे से पार्ट के लिए जो आपका अल्पांश था डी एस। लेकिन हमें क्या निकालना है, तो बोलेंगे भैया हमें पूरे पृष्ठ का निकालना है, पूरे का, ठीक है ना। तो चलो पूरे पृष्ठ के लिए जब निकालना हो तो यहाँ पर आपको एक चीज लिखना है, वो क्या लिखना है, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पूरे पृष्ठ की बात करेंगे। तो लिखना है आपको संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर की ओर, ठीक है ना, बाहर की ओर जाने वाला, ये गुजरने वाला बोल सकते हैं, बाहर की ओर जाने वाला फ्लास्क। अब आओ चलो यहाँ से, ये थ्योरी हो गई ना। तो बाहर की ओर जाने वाला फ्लास्क, तो भाई यहाँ पर ये अल्पांश के लिए था तो इसलिए डी फाई ई करे थे। लेकिन अगर पूरे पृष्ठ के लिए निकालना तो इसी का कर देंगे हम लोग क्या, समाकलन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समाकलन कराना है। तो देखना यहाँ से आपको ऐसे लगाना है समाकलन का चिन्ह, और डी फाई ई इधर का भी करेंगे और इधर का भी करेंगे। तो इक्वल में यहाँ पर आओ, इधर का देखो, यहाँ से आपको कराना है इसका समाकलन। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ से क्यू और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन कर लेंगे, ठीक है, बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे कहें तो, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ से इसको बाहर कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर जो बच रहा है इसका करते हैं हम लोग समाकलन, बंद पृष्ठ के लिए है तो ऐसे आपको चिन्ह लगा देना है बंद पृष्ठ का, ठीक है ना, ये बंद पृष्ठ के लिए होता है रेखीय समाकलन। तो ये हो गया। अब इसको जब बाहर कर लिए हम लोग तो यहाँ पर क्या बचा, तो बचेगा आपका डी एस कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर, इतना बच रहा है, ठीक है ना, ऐसे इतना बच गया। अब आओ यहाँ से समझना थोड़ा सा, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है आपका, ये होता है घन कोण, किसके बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका घन कोण, आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा ये थ्योरी है, ठीक है ना, तो इतना याद रखना, ये घन कोण है। तो डी फाई ई का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा फाई ई, कितना होगा भाई, फाई ई, इधर आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो पूरा का पूरा वैल्यू आएगा इसका हो जाएगा आपका डी ओमेगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा वैल्यू का। तो यहाँ पर बनेगा डी ओमेगा, और जो डी ओमेगा का वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई के बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब कह सकते हैं जो घन कोण है, घन कोण का आपका समाकलन बनेगा 4 पाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझना है। तो इसकी जगह पर देखो 4 पाई कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए कर देते हैं, यहाँ से आप समझ जाएंगे। फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू हो गया आपका घन कोण है ये, तो बन गया हमारा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो बच गया आपका फाई ई बराबर क्यू बटे ये आपका एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपके सामने है, देख सकते हैं। इतना हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोग देखो इसको समझ गए होंगे, मैंने आपके सामने पूरा किया, ये पूरा फार्मूला देखो, इसी को निकालना था और यहाँ पर आपके सामने ये आ चुका है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भाई कंप्लीट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हाँ, जितने क्वेश्चन बताए जाए प्यारे बच्चों आप लोग प्लीज करते जाना, ठीक है ना, क्वेश्चनों को यार मिस मत करना, क्योंकि आज का जो वीडियो है मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है। तो इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
जो कि एकदम कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो। अब अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पर देखो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी में करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। तो आपने पढ़ा होगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक था आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन यहां पर मैं आपको अक्षीय स्थिति इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा बार पूछा गया है। तो इसको देखो अक्षीय स्थिति होती क्या है, पहले थोड़ा सा एक बार थ्योरी को समझो और फिर इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे एकदम चुटकियों में। यहां पर आपको लिखना है माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव। अब बोलेंगे भैया माने कहां पर, तो भाई ये डायग्राम है, ये चित्र है आपके सामने, ठीक है ना। AB ये एक क्या है, द्विध्रुव है, मतलब कि दो ध्रुव है जहां पर +Q और एक -Q, दो आवेश यहां पर रखे गए हैं, ठीक है ना। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि कहां पर +Q और -Q आवेश इस पर मिलकर के बना हुआ है या इस पर रखे गए हैं। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है और उनके बीच की अल्पतम जो दूरी है या अल्प दूरी है वो 2a है। देख सकते हैं A से B तक की दूरी कितनी है, 2a, ये यहां से यहां तक, ठीक है ना। मान लो द्विध्रुव के केंद्र या बोले तो मध्य बिंदु, यहां से इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु देख सकते हैं O से +Q आवेश की ओर, O से भाई +Q आवेश इधर है ना, तो O से इधर की ओर, और R दूरी पर अच्छी स्थिति में, देखो यहां से R दूरी, ये है ना पूरा का पूरा R दूरी, एक बिंदु क्या है P है, ये बोलेंगे हम इसको अच्छी स्थिति, ठीक है ना, O के अनुदिश, ठीक है ना, O से A की ओर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यही होगा क्या, अच्छी स्थिति। तो देख सकते हैं थ्योरी जो हमने भी लिखा है वो चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है। इसके बाद यहां पर देखना, लिखना है आपको यहां से आगे, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है। तो वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, तो उसको हम बोल लेते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक से समझ गए ना आप लोग, अनुदैर्घ्य स्थिति भी इसको बोला जाता है। तो ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति की परिभाषा। अब देखो इसका एक्सप्लेन जो है वो कैसे करना है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं इसको बता रहा हूँ वरना मैं छोड़ देता। आप जानते हैं कौन इतना ज़्यादा मेहनत करना चाहेगा, भाई बोलना पड़ता है, हर चीज़ों को लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो आप ही समझो क्या मैं पागल हूँ कि जो आपको इतना चीज़ें बताऊँगा, बिल्कुल नहीं, आपके काम की चीज़ है और आप बिलीव करते हैं, बोलते हैं, कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ मेरे जो प्यारे भाई बहन है वो मुझ पर बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बिल्कुल कभी गलत चीज़ें कभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है ना। जो काम की चीज़ें हैं वही मैं शेयर करूंगा, आप बस बिलीव करके अच्छे से पढ़ाई करो, बस आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो चलो, तो लिखना है कि तब बिंदु ए पर, जो बिंदु ए है इस पर स्थित जो +Q आवेश है, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो आपकी तीव्रता, अब एक बार आपको +Q आवेश के कारण जो बिंदु पर तीव्रता आएगी उसको निकालना है, दोबारा आपको -Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता आएगी उसको निकालना है। तो देखो +Q आवेश के कारण यहाँ पर आपका आएगा E1, देखो यहाँ पर ये E1 है, और जब -Q आवेश के कारण निकालेंगे तो भाई E2 निकालेंगे, ठीक है, दो तीव्रताएं हैं इसमें। तो E1 के लिए आपकी जो तीव्रता आएगी वो आएगी E1 = 1/4πε0 Q/AP², जो कि AP के अनुदिश है, यानी कि A से P की दिशा में है, A से P के दिशा में है, ठीक है ना, इसलिए AP के अनुदिश। तो यहाँ पर हमने क्या किया, AP² कर दिया, क्योंकि भाई आपको पता है कि आपने जो तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, मैंने गॉस की प्रमेय में बताया था, वो Q/R² था, लेकिन यहाँ पर R का वैल्यू तो ज्ञात नहीं है, तो इसलिए AP² कर दिए। अब देखो AP आपको कैसे निकालना है वो समझना थोड़ा सा, यहाँ पर इतना समझ गए तो यहाँ से पूरे व्यंजक ही खत्म कर देंगे हम लोग। देखना AP² है, AP का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, AP बराबर, देखना A से P तक की वैल्यू ज्ञात करनी है और पूरी आपको यहाँ तक की वैल्यू दी गई है। तो आप क्या करेंगे, AP बराबर OP - OA कर देना है, यानी O से P तक की दूरी में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा O से A तक की दूरी घटा देनी, यानी O से P तक की दूरी कितनी है भाई, R है पूरी पूरी, तो O से A तक की दूरी A, तो R से अगर A घटा दें तो कितना बचेगा, AP का वैल्यू बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से यही चीज़ करी गई है, OP - OA, तो यानी कि AP का वैल्यू आ गया R - A, जो कि इसकी जगह पर रख दिए, तो यहाँ पर R - A का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन E1 का मान ज्ञात हम लोग कर लिए। अब इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार से क्या करना है, बिंदु B पर जो आपका -Q आवेश है, ठीक है, बिंदु B पर जो हमारा -Q आवेश है इसको भी चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे,
लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो इसके लिए मैंने बताया कि आपको -q आवेश के कारण है तो इसको E2 करेंगे, लेकिन यहां पर समझने का प्रयास करना 1/4πε0 q अपान BP स्क्वायर, क्योंकि भाई ये BP के अनुदिश है, ठीक है ना। देखो B से P की ओर इसमें, ठीक है ना। तो अब इसकी दूरी पूरी की पूरी कितनी होगी, यहां तक की दूरी आपकी r है पूरी, ठीक है, O से P तक की, और ये पूरी दूरी क्या है 2a है। तो 2a का ये आधा हुआ तो कितना इधर का बचा, a बचा। तो r ये और a ये, तो r प्लस a, पूरी दूरी कितनी बनी r प्लस a। तो आप समझ गए होंगे भाई, ये देखो r प्लस a यहां पर हो गया, तो BP की वैल्यू r प्लस a, ये सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट, दो हमारी निकल आई E1 और E2 की वैल्यू। अब यहां से अब आपका निकल के आने वाला है पूरा व्यंजक आपके सामने, समझने का प्रयास करेंगे बस। तो क्या करना है, लिखेंगे E1 व E2, या कहें तो E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। देखो अगर चित्र में आप देखोगे ना इसमें, तो E1 की दिशा इस प्रकार से एरो है, ठीक है, जो कि E2 है इसकी दिशा इस प्रकार से। तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं, अपोजिट हैं, क्या है, उल्टा है, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि एक ही दिशा के क्या है, विपरीत या अनुदिश, मतलब अनुदिश विपरीत दिशा में है। तो भाई क्या हो गया यहाँ पर, E1 ग्रेटर देन E2, मतलब E1 का वैल्यू ज़्यादा है किससे, E2 से। तो अब क्या होगा, इन दोनों का परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 2 हो गया। तो जब 2 आ गए तो परिणामी तीव्रता निकालनी है, और परिणामी तीव्रता कैसी आएगी, तो E बराबर E1 माइनस E2। अब बोलेंगे E1 क्यों पहले लिखा है, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति में E1 को बड़ा दिखाया गया है E2 की अपेक्षा, इसलिए E1 पहले, ठीक है, ये चीज बन जाता है AP के अनुदिश। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे का पूरा प्रोसेस देखना आपके सामने करता हूं मैं। तो हमने क्या देखा, E बराबर E1 माइनस E2। तो आओ यहां पर लिखो, समझना, E बराबर E1 माइनस E2, इतना समझ गए ना। अब E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू देखो, यहां पर आओ। तो E1 का वैल्यू ये है, तो इसको क्या करेंगे, रखना है। देखना अब यही निकालना है, सिर्फ E का मान ही ज्ञात कर लेंगे तो ये पूरा व्यंजक आ जाएगा, इसमें यही निकालना है आपको, ठीक है, रख के। तो देखना सॉल्व करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है सॉल्व करने में गलत करते हैं, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ आपके सामने। E बराबर 1/4πε0, और ये कितना है, Q अपान R माइनस A का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ। E2 का वैल्यू देखो, E2 का वैल्यू कहाँ है, तो ये रहा, ठीक है ना, E2 का वैल्यू। तो यहाँ पर रखेंगे, इसमें क्या है 1/4πε0 Q अपान BP स्क्वायर, यानी कि BP का वैल्यू ये है। तो यहाँ पर इसको रखते हैं सेकेंड इक्वेशन को, R प्लस A का स्क्वायर, बस इतना फर्क है। तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R प्लस A का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, चीज़ें आ गई ना। देखो E1 और E2 का वैल्यू रखें सिर्फ। अब यहाँ से हमें इसमें क्या किए हम लोग, क्या नहीं किए, इससे मतलब नहीं, अब इस पर ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ। यहाँ से हम लोग अगली स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखना यहाँ से कुछ चीज़ें इसमें कॉमन हो रही हैं। कॉमन क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, इसमें भी 4πε0 और ये भी आपका दोनों सेम है। तो इनको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लिखना E बराबर Q अपान 4πε0, ये हमारा हो गया बाहर। अंदर क्या बचा, इसमें 1 बचेगा, तो 1 बटे इसमें क्या बचा, R माइनस A का होल ऑफ स्क्वायर, ये A है, ठीक है ना। ये बचा माइनस, यहाँ पर इसमें भी ये चीज़ निकल गई, तो बचा क्या, 1 बटे R प्लस A का होल ऑफ स्क्वायर, ये R प्लस A का होल ऑफ स्क्वायर, इतना बच गया। यहाँ समझ में आया ना, बहुत ही आसान है इतना तक, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये आपका बन गया भिन्न, ठीक है ना, आप जानते हैं ना। तो अब यहाँ पर भिन्न को हम सॉल्व करेंगे, देखना कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है E के बराबर में चला, तो मैं बार बार E अब नहीं लिखता हूँ, लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना Q अपान 4πε0, और यहाँ पर आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो भाई यहाँ पर लिखना है R माइनस A का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसका भाग इसमें कराएंगे, कट जाएगा, ये बचेगा तो इसके इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा R प्लस A का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस वाला कैंसिल, ये बचा, तो इसको लिख देंगे R माइनस A का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर समझ गए ना, इतना आएगा सॉल्व करने पर। अब देखो
ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया और ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। आपके सामने है, पूरा देख सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूले तो आपको पता होंगे यार, 10th क्लास से, आप 9th क्लास से, 8वीं तक में मिलते हैं, ठीक है ना, बीजगणित में। तो अब इनको फॉर्मूले के अनुसार खोल देना है, मतलब कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको ओपन करना है। चलो करते हैं आपके सामने, पूरा देखना। तो किसके बराबर भाई चल रहा था, ई के। तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर से देखना, आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2ra, इतना बनेगा ये, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब माइनस है इसलिए इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके अभी चिन्हों को बदलेगा। तो यहाँ पर बन रहा है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आपका बी की जगह पर क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 और ए बी मतलब आर ए, ऐसे ये हो गया। अब इसको यहाँ से बंद कर दो और पूरे के बटे में भाई क्या है आपका, तो आर माइनस ए का स्क्वायर है और यहाँ पर इंटू करके आर प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, इतना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और होगी भी नहीं आगे भी, क्योंकि भाई आपका भैया जो बताता है उसमें प्रॉब्लम नाम की चीज़ नहीं रहती है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। भले टाइम लग जाए लेकिन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करता हूँ मैं, ये हमेशा से मैंने किया है, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें क्या करना है आपको, देखो नेक्स्ट ई के बराबर में चल रहा है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a, ठीक है। ये माइनस है, माइनस करो, ये माइनस के बाद यहाँ पर ओपन करते हैं ब्रैकेट को, आर स्क्वायर ये प्लस है तो ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा, ए स्क्वायर और ये माइनस क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो 2ra बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। और बटे में फिर वही चीज़ें, आर माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, आर माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर इंटू में आर प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही होंगी, क्या कौन सी चीज़ें कट रही हैं, तो जैसे कि आर स्क्वायर कट गया, ये कट गया, ए स्क्वायर ये कटा, तो 2ra तो कितना बनेगा, 4ra बन जाएगा। तो अगली स्थिति में आप क्या लिखेंगे, ई बराबर आपका आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बच गया 4ra और नीचे बच गया r माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, इतना। ये चीज़ आई आपके सामने, देखो पूरा सामने सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, अगर समझ गए ना तो बहुत ही काम की चीज़ है। तो इतना बना। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग तरीके से दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या है, 2ra है, 2ra को आप यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए, यहाँ पर P बनाने के लिए इसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, तो मैंने बताया कि A का मतलब ही आपका L है, क्योंकि हमने जब लंबाई को माना था, देखो चित्र में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, ये चित्र में, तो इसको हम 2L भी मान सकते थे, लेकिन हम A मान के चले तो भाई ये आपका क्या है, L ही है, लंबाई है ये। तो यहाँ पर देखना, आप इसको तोड़ दीजिए थोड़ा सा, कैसे तोड़ना है तो देखना, ई बराबर, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लंबा है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में सबसे बड़ा डेरिवेशन है ये। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो मैंने बताया कि इसको तोड़ो, तो कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ पर आपके सामने इसमें Q है और ये 2ra है, तो A का मतलब क्या है, L है। तो मैंने बताया कि आप इसको क्या कर दो, यहाँ पर इसको कर दो 2a अलग और इंटू में कर दो 2r, ठीक है ना, 2r कितना बना, 2 2 जा 4 और यहाँ पर r वही रहेगा। और इसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, क्या चीज़ करनी है, इनको आप मान लो कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, और ये फार्मूला आपने फिजिक्स मैथ में किसके लिए पढ़ा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इनको क्या करो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा कर दो। ये चीज़ आपकी आ गई। अब यहाँ से अगर ये आ गया तो आपको पता है कि 2a या 2l इंटू क्यू बराबर होता है P के बराबर। वैद्युत द्विध्रुव में आपने क्या पढ़ा था, P बराबर आप पढ़े हैं Q इंटू 2l, ये पढ़ा है आपने। तो भाई L ही आपका क्या है, A है, तो यहाँ पर L भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप समझने के लिए कर लो। तो ये पूरा वैल्यू कितना बनेगा, P बन जाएगा। चलो
तो E बराबर यहाँ पर ये पूरा वैल्यू बना P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको बना दो आप P, और यहाँ पर बना दो, इसको लिख दो इंटू 2R, और इसको क्या करो आप यहाँ पर A को क्या कर दो, वेरी वेरी लेस देन R कर दो, तो यानी A को नगण्य कर दो और R को आप यहाँ पर क्या कर दो, वैल्यू दिखा दो, तो A आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ पर R बचेगा तो R की पावर 2 और ये 2 यहाँ पर R की पावर 4, तो ये पावर से R कैंसिल हुआ, कितना बचा, ये बच गया R की पावर 3। तो यहाँ से अब जब ये चीज़ बन गई तो E बराबर आपका यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया 2P, और बटे में बच गया R का क्यूब। इतना आपको सिर्फ और सिर्फ करना है यहाँ तक, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको देखो क्लियर समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हुई तो आप ध्यान देना, ये आपका P आपका Q/2L होता है, और मैंने बताया कि L का आप लोग A लिख सकते हैं, और हम शुरू से A लिख के चले थे इसलिए हम लोग यहाँ पर A ही लिखे, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अब आपको ये व्यंजक समझ में अगर आ गया हो तो अब आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो, ठीक है ना। चलो, तो इसके बाद आप ध्यान देना यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में, और जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसका अगर आपको नोट्स चाहिए पूरा सॉल्व, हर एक चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स अगर चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का, ठीक है ना, तो मात्र भाई 99 रुपये में आपका भैया पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता नोट्स दे रहा है भाई। आप कहाँ खोए हो, जाके चले जाओ, आपको 100 रुपये में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये भी ना लगे कि हमने फ्री में पाया है, और आपको ये भी ना लगे कि बहुत महंगा है, इसलिए मात्र 99 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई फ्री की चीज़ों की वैल्यू ही नहीं होती है, मैंने देखा है, इसलिए आपको 100 रुपये में ये पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स, डिजिटल नोट्स मतलब इसमें बुक मिलेंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको साथ सेट मिलेंगे। तो इस नंबर पर 9511470534 इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या करो, मैसेज करो कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, और आप लोग पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं आपको यहाँ पर पूरा एकदम प्राप्त करवा दूंगा, यानी कि सारे के सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां से भाई आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये आपके सामने रहा गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। भाई यहाँ पर ये जो चित्र दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ लो। अब ये पूरा का पूरा देखिए मेरे पास सॉल्व है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा और ये वीडियो बन जाएगा 2-3 घंटे का। तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने देखो क्वेश्चन है, डायग्राम है, पूरा ऐसे ही पूरा सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं, मैं यहाँ पर पूरा थ्योरी के साथ सोल्यूशन करके रखा हूँ, तो आप अगर चाहेंगे तो नोट्स में आपको मिल भी जाएगा। वरना ये क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन तो आपको नोट कर लेना, दिमाग में चढ़ा लो एक बार कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, और इसको तैयार करना है। भाई गॉस की प्रमेय अगर नहीं आएगी ना तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुसार ही होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ जाएगा ना, गॉस की प्रमेय से मतलब कि क्वेश्चन अनंत समतल चादर के लिए जो पूछा जाएगा, इसमें चीज़ें देखो, चित्र है ये, और चित्र को एक बार समझ लो क्या क्या कह रहा है। लिखना है कि माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, देख सकते हैं ABCD ये पूरा चादर, और इस पर क्या है, आवेश वितरित है, मतलब प्लस 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 जो दिख रहा है ये आवेश है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, देखो यहाँ से आपका R दूरी पर, इसमें पूरा दूरी क्या है, R है, एक बिंदु P यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, इससे R दूरी पर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो P डैश मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इससे R दूरी पर एक बिंदु P डैश भी है, तब यहाँ पर इसकी लंबाई 2R हो जाती है, क्योंकि भाई इधर की दूरी मैंने बताया कि अगर इधर लेके चलेंगे तो आप R, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर का भी R, तो भाई पूरी दूरी कितनी बन गई, 2R बन गई। तो इसलिए चीज़ों को समझा करो। तो यहाँ पर PP डैश यानी कि दोनों तरफ का अक्ष में एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, और यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है ये, ठीक है ना। तो इतना कर लेना। अब आओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन को मैं जो बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन एकदम चुनिंदा क्वेश्चन कह सकते हो, है ना, चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे करना है। तो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव द्वारा शून्य होता है। देखो इसमें आपको विभव को शून्य दिखाना है,
मतलब सिद्ध करना है निरक्षीय स्थिति में। अब यहाँ तीव्रता की बात नहीं हो रही है, ये विभव की बात है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, एक जो विभव होता है और एक तीव्रता, दोनों में अच्छी और निरक्षीय स्थितियाँ होती हैं। तो अब आपको विभव के लिए ज्ञात करना, इसलिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, ये एक चित्र है, ठीक है, ये चित्र है और निरक्षीय स्थिति इस प्रकार से होती है। जैसे ए बी क्या है, ये आपका एक ए बी रेखा हो गई, ध्रुव है या कह सकते हो द्विध्रुव है, क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश रखे हैं, जिससे इनके दोनों के बीच से एक बिंदु ओ है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जो कि क्या है, इसके लंबवत है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल ये रेखा बना रही। तो लंबवत एक बिंदु पी रखा, जहाँ पर हम बोलेंगे कि ये निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है। और इनकी पूरी दूरी कितनी है, 2l है, जहाँ से आपका देखिए मिड पॉइंट O है, तो भाई इधर इधर की दूरी आपकी बढ़ जाएगी आधी आधी, तो LL हो जाएगी। अगर पूरी की बात करेंगे तो 2l हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो लिखना क्या थ्योरी में, माना वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबार्धक रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबार्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य, ठीक है नहीं, यानी कि बीच मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P वह बिंदु है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि P पर हमें ज्ञात करना। कुल मिलाकर ये चीज समझाएंगे। अब इसमें चीजों को समझना, आप पहले निकालेंगे बिंदु P के लिए जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो देखना लिखना है कि बिंदु P पर द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, समझ में आ रहा है ना। पहले आप प्लस क्यू के लिए निकालेंगे जो आपका ए पॉइंट है, उसके बाद आप माइनस क्यू के लिए निकालेंगे जो बी पॉइंट है। तो विभव दोनों के लिए निकालना। तो देखो प्लस क्यू के लिए जो निकल के आ रहा है वो V1, अब V1 V2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई दो हैं, दोनों को निकालना इसको, इसलिए एक को A1 मानते हैं और एक को V2 कर देंगे, ऐसे है ना, ताकि मतलब चिन्हित रहे। तो V1 = 1/4πε0 Q अपान AP, AP इसलिए क्योंकि A से P का अनुदिश है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे के लिए आप निकालो, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो होगा वो V2 हो जाएगा, और V2 = -1/4πε0 Q अपान BP, ये B से P की ओर है। अब देखो आप बोलेंगे भैया इसमें माइनस नहीं लिए, इसमें माइनस लिया, क्योंकि भाई ये माइनस क्यू आवेश के कारण है और ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए इसमें हम लोग माइनस वाले में माइनस कर लिए, दोनों निकल के आ गए। अब दोनों का क्या करना है, परिणामी विभव ज्ञात करना है। परिणामी विभव देखो कैसे निकलेगा, यहां पर आपको लिखना है परिणामी विभव, दोनों में परिणामी विभव। तो देखना परिणामी विभव कैसे निकलेगा, परिणामी विभव आपका V हो जाएगा दोनों का, तो V = V1 + V2, ऐसे दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। अब V1 और V2 दोनों का वैल्यू दिया गया है, तो लिखो आप यहां से V = V1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q अपान AP, ये हो गया। और प्लस करके यहाँ पर देखो लिखना है आपको प्लस, इसको दूसरे वाले को V2 की वैल्यू है यहाँ पर -1/4πε0, तो माइनस है इसलिए, तो यहाँ पर आप इसको पहले एक बार ब्रैकेट में कर दो, -1/4πε0 Q अपान BP था इसमें, ठीक है ना, ऐसे। अब ये चीज़ क्लियर है ना इतनी, तो यहाँ से अब आपका देखो क्या आएगा, 1/4πε0 Q अपान AP, और ये प्लस माइनस इसको माइनस बनाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 1/4πε0 Q अपान BP। इतना समझ में आ रहा है ना। चलो तो अब देखो यहाँ से इतनी चीज़ है ना। अब आपको पता है इसमें Q/4πε0 है और यहाँ पर भी आपका Q/4πε0 है, बीच में माइनस है, दोनों से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ जिससे आप बोलते हैं, तो कॉमन है तो भाई बाहर कर लो इसको। तो V बराबर बचेगा Q/4πε0 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका एक बचा 1/AP और इधर माइनस बीच में और यहाँ पर 1/BP। अब आप देखो यहाँ पर आओ, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है भैया, आपको पता है कि A और B बराबर रेखा है, जो ये रेखा एक ही है, इसमें मिड पॉइंट आपका क्या है, O है बीच का, और बीच के पॉइंट से आपका R दूरी जो कि बराबर होगी, कोई ना कोई दूरी होगी जिससे एक बिंदु P है। तो अब बताओ B से P तक की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी A से P तक की दूरी के, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो AP के बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो AP और BP क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
समझ रहे हैं। जब कैंसिल हो तो यहाँ पर पूरी वैल्यू हो गई 0, और जब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से आप देखो तो v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे ये पूरा वैल्यू 0। तो जब इसका पूरे का 0 का गुणा इसके साथ होगा तो 0 की ऐसी हालत होती है कि भाई वो आपको 0 कर देगा। जैसे आपकी संगति को ले लो, आपकी क्लास में कोई अगर पढ़ने वाला छात्र नहीं है, उसके जो लक्षण है वो थोड़ा सा विलक्षण है, तो समझ लेना कि आपके विलक्षण होने वाले हैं, ये याद रखना। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहो। देखो तो v बराबर आपका 0 मतलब कि विभव क्या हो गया, शून्य हो गया, और यही चीज़ें हमें इसमें सिद्ध करनी थी। यानी कि आप देख सकते हैं पूरा बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव द्वारा शून्य होता है, ये शून्य हमें प्रूव करना था, जो कि विभव आपके सामने 0 आ चुका है। ठीक है ना। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ से हमें कहीं और जाना तो है नहीं। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, धमाकेदार और मजेदार क्वेश्चन, वो है समांतर प्लेट संधारित्र। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको तो यार कर लिए होंगे, क्योंकि यार ये क्वेश्चन तो मतलब समझ सकते हैं विद्युत विभव और धारिता चैप्टर से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बारी मैंने इसको बताया भी है। फिर भी आप अगर नहीं किया तो एक बार थोड़ा समझ लो। तो करना क्या है, इसमें यहाँ पर थ्योरी है पूरा, और ये आपके सामने एक चित्र है। क्या है भाई, चित्र, और चित्र से ही इस क्वेश्चन का चरित्र सुधरेगा। देखना, लिखना क्या है कि माना कि प्लेट x को, देखना इसमें दो प्लेट हैं, चित्र को देखो, एक प्लेट x है और एक दूसरी वाली प्लेट आपकी y है। तो दिख रहे हैं ना आपको, दोनों प्लेटें हैं जिसमें x और y के बीच की दूरी आपकी स्मॉल d है। ठीक है ना, स्मॉल d है। इसमें आपका प्लस चार्ज है, और इस जो दूसरी वाली प्लेट है एक तरफ आपका माइनस और एक तरफ प्लस। ठीक है ना, अलग अलग चार्ज है। तो माइनस वाला चार्ज आपका इधर रहेगा, और जो प्लस प्लस चार्ज है वो आपका पृथ्वी से कनेक्ट है, यानी धरती से जुड़ा हुआ है। तो भाई ये आपका धरती में चला जाता है इधर का प्लस वाला चार्ज। तो अब आपको पता है यहाँ से लिखना क्या है कि माना जो चीज़ें बताई गई हैं वही चित्र में है, वही यहाँ पर लिखा है। माना x प्लेट को प्लस क्यू कूलम आवेश देने पर या दिया जाता है प्रेरण द्वारा, उसके सामने वाली जो प्लेट है उस पर y के भीतरी जो पृष्ठ है या भीतरी तल है उस पर माइनस क्यू आवेश, और जो बाहरी तल है, यानी कि मैंने बताया ना कि भीतर की तरफ अंदर की तरफ आपका माइनस चार्ज इसमें प्रेरण के कारण, और बाहर की तरफ भाई प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बाहरी प्लेट पर। इसके बाद आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार प्लेटों x व y के में बराबर तथा विपरीत आवेश होंगे। मतलब अगर देखो तो इसमें प्लस चार्ज है और इसमें आपका एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। जो भाई प्लस वाला पृथ्वी से कनेक्ट है, और पृथ्वी में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज होता है, तो वो आपका क्या कर देगा, प्लस को जब पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो उसको निरावेशित यानी कि शून्य कर देगा, उसको खा जाएगा। ठीक है ना। तो बचा क्या, इसमें ओनली और ओनली माइनस चार्ज बचा, और इसमें प्लस, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, बस समझ लीजिए। अब यहां तक आपका आ चुका है। इसके बाद देखना, यहां से करना है, माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। ये है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के लिए, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसके बाद आपको लिखना है कि प्रत्येक प्लेट पर प्लस क्यू या क्यू आवेश है, ठीक है, तथा प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल यानी एरिया है वो अगर ए है, तब यहां पर सिग्मा बराबर जो होता है यानी आवेश पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए हो जाएगा। मतलब ये एक आवेश है और ए का मतलब है पूरे के पूरे एरिया के लिए ए। ठीक है ना, तो इतना चीज समझ आ गई। अब देखो यहां से समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे तो भाई आ जाएगा। करना क्या है आपको देखना, तो सिग्मा बराबर हम क्या निकाले, सिग्मा बराबर हम निकाले क्यू अपान ए निकाले। ठीक है ना, तो यहां से आओ, लिखना है सिग्मा बराबर यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर हम निकाले क्यू बटे ए, इतना निकाले हैं आपके सामने। ठीक है ना, ये चीज यहां से। अब ये आप देखो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या बता रही है, तो ये बता रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई सिग्मा की वैल्यू हम निकाल लिए, तो सिग्मा की वैल्यू इसको यहाँ पर पुट कर दो। देखना, तो अब यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए क्या करना है, लिखना है आपको E बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्यू बटे ए है, क्यू बटे ए है, और बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट इसी के साथ में जाएगा। तो ये बन गया आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये आपका किसी ऐसे मतलब निर्वात के लिए है, या तो बोले तो इसका अगर हम परावैद्युतांक अगर के ले लेते हैं तो यहाँ पर आप के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज ये आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप मान लो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी समझना,
दो प्लेटें हैं ना, कितनी प्लेटें हैं? दो। तो यहां पर आपको लिखना है, यहां से लिखो थोड़ा सा, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर अगर हम मान लें V वोल्ट है, ठीक है ना, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है अगर, वह इनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। तब आपका यहाँ पर देखना, इसका वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा? तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपका हो जाएगा V/d। प्लेटों के लिए बात करा, देखो यहाँ पर प्लेटें हमने दिखाया कि अगर हम मान लेते हैं कि इनके दोनों के बीच का विभव V है और इनके बीच की दूरी अगर d है, तो यहाँ पर इनका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका V/d होगा। और इसके अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ से एक चीज़ आ सकती है, V का मान क्या आएगा? देखो तो यहाँ पर V का मान आपका आ जाएगा E के गुणे में चला जाएगा d, तो यानी कि V बराबर E इंटू डी। इतना आप समझ गए ना, V बराबर E इंटू डी आ गया। अब आप अगर देखो तो E का मान ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, तो क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण 2 मान लो इसको। जब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना क्या, थोड़ा सा सॉरी, आपको करना है यहाँ पर समीकरण, देखना मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाना, मैं पूरा देखो आपके सामने कर रहा हूँ, इसीलिए समीकरण 1 से E का मान रखने पर, देखो मान रखते हैं तो समीकरण एक का E का वैल्यू ये दिया गया है, इसको पूरा का उठा के यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो V बराबर आपका देखो आएगा, V बराबर E का मान है आपके पास Q/K/A/ε0 और इंटू क्या है D, ऐसे ये चीज़ें हो गई। तो इतना आपका फिर विभव बना। अब आपको पता है कि संधारित्र की जो धारिता होती है, क्योंकि संधारित्र की धारिता तो हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर लिखना है आपको संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। ये सूत्र आपने पढ़ा है ना, C बराबर Q/V संधारित्र की धारिता के लिए। अब इसी सूत्र में लिख दो तो C का मान अगर निकल आए तो समझ लो पूरा आपका संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल आई। तो अब यहाँ से देखो C बराबर Q/V है, V का मान आपके पास ये निकल आया है, तो बस क्या करो आप V का मान उठा के इस वाले सूत्र में रख दो, ठीक है ना, सिर्फ इतना करना है। तो देखो यहाँ से आपको रखना कैसे है, C बराबर Q और बटे में क्या है V की जगह पर ये वैल्यू रखो। तो V का वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे देखो तो Q इंटू डी है और होल अपान कितना है K/A/ε0 है। तो क्या करना है, ये जो बटे का पूरा वैल्यू ऊपर जाएगा तो इंटू में ऊपर करके लिखो K/A/ε0। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ हाँ बच जाएगी पूरी की पूरी। तो इसमें क्या करो, C बराबर कर दो K/A/ε0/d, इतना बचा ना। तो अब यही चीज़ आपकी क्या है, C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, इतना करना था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर K आया है तो थोड़ा सा लिख सकते हो, वायु या निर्वात के लिए आपका जो K होता है, वायु या निर्वात के लिए K का मान आपका 1 हो जाता है। तो जब अगर आप K का मान 1 रखेंगे तो C बराबर फिर वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ पर A/ε0/d, इतना भी आ सकता है। तो दोनों सही रहेंगे, अगर आप इतना भी कर देंगे तो नंबर आपको वही चीज़ें, मतलब नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था भाई क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो उम्मीद करूंगा आपके सामने पूरा मैंने किया है और क्लियर भी आपको हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी करने हैं, थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच कार्य करने वाले बल के लिए सूत्र निकालिए, जो कि आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम रहेगा और इसको करना है, ठीक है, जो कि आपके सामने पूरा का पूरा। लेकिन सॉल्व है यार, आप टेंशन मत लो, मैं देखो हर चीज़ें आपको कराता हूँ। अभी और बहुत सारे वीडियो आएंगे तो आप टेंशन कभी मत लेना कि यार एक ही वीडियो से सारा काम हो जाएगा या कुछ ऐसा कभी नहीं है। मैं आपको कराता रहूँगा तैयारी हमेशा। बाकी आपको मैं बता भी रहा हूँ, देखो नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स आप ले करके अपनी स्टडी को जारी रखो, क्योंकि यूट्यूब पर देखो मैं आपको करा रहा हूँ और मतलब अकेले हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन आप लोग मत लो। तो नोट्स मैं आपके लिए ऐसे ही पूरा हैंड रिटन तैयार करके रख लिया हूँ पूरा हर सब्जेक्ट का। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मात्र 100 रुपये में या 99 रुपये में आपके लिए एकदम ऑफर चल रहा है और ये एग्जाम तक आपको मैं दूंगा पूरे नोट्स, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम करके रखो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते जा रहे हैं, मॉडल पेपर जैसे ही जारी होगा तो मैं आपको वो भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।
बाकी आप टेंशन मत लो कभी। तो ये क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो है LCR परिपथ के लिए, ठीक है। LCR परिपथ की परिणामी वोल्टता या बोले तो प्रतिबाधा कालांतर धारा का जो मतलब धारा ज्ञात करने के लिए आता है, धारा का शिखर मान, ऐसे। तो इसको आपको करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैं लेके दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है पूरे फिजिक्स के, ठीक है। तो इसको कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आता है भाई वो है आपका किरचॉफ के नियम के अंतर्गत, जो कि है आपका व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। देखो पूरा हर प्रकार से सॉल्व है, तो मैं इनका PDF बना के रख लिया हूँ, तो आपको मैं वो दे दूंगा नोट्स के अंतर्गत। बाकी आपको मैं देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब ये मत समझ लेना आप लोग कि भैया आप PDF बना के रख लें, जो बच्चे नोट्स नहीं ले रहे तो वो क्या करें। तो उनके लिए भाई ऑप्शन ये है कि आप क्वेश्चनों को नोट कर लो पहले, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत करो फिर, है ना, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो यार ये तो मेहनत करने की एज है हमारी। हम खुद देखिए एक छात्र हैं, स्टूडेंट लाइफ हमारी भी है, तो कहीं ना कहीं मेहनत से ही सारी चीज़ें देखिए पॉसिबल होती हैं। अब आप सोच लो कि यार मुझे 12th में 90% लाना है, 95 लाना है या टॉप करना है और मेहनत ना करूँ, तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता। आपको भले बुरा लग सकता है मेरी बातें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो रियल है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और बाकी सोल्यूशन देखो यूट्यूब पर अपलोड है, मैं आपको बता दूं, आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ सर्च करो और चैनल का नाम हमारे डाल दो, यानी व्हिटस्टोन सेतु टॉपर गैलेक्सी डाल दो, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। या आप किसी अदर चैनल से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से पढ़ो, बट टॉपिक जो बता रहा हूँ उनको जरूर पढ़ो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है बायो सवर्ट नियम के सूत्र का निगमन। देखो इसको एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें करना क्या है, ये इस प्रकार से एक धारावाही चालक तार है XY, इसमें आप देखो तो लिखना है माना XY एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। ये देखो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इस चालक के एक अति अल्प अवयव यानी कि छोटा सा अल्पांश DL, इसको मान लेते हैं लंबाई अवयव जो है इसकी DL है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें क्या क्या निकालना है, तो देखो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर, जो आपका बिंदु P है यहाँ पर, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि हम इसको DB से डिनोट करेंगे। तो इसमें 4 स्थितियाँ बनेंगी, एक धारा के लिए, एक आपका DL अल्पांश की लंबाई के लिए, एक आपका जो थीटा एंगल है इसके लिए, और एक आपका जो है ये जो R दूरी है यहाँ पर अल्पांश से P तक की जो दूरी R है इसके लिए। तो 4 स्थितियां आप देख लो। देखो पहले बन रही है चालक में जो प्रवाहित धारा I है, ये आपकी अनुक्रमानुपाती होगी किसके, तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, इसलिए D अनुक्रमानुपाती या समानुपाती आपका I हो गया। ऐसे सेकंड सिचुएशन बन रही, चालक के अल्पांश की लंबाई DL की अनुक्रमानुपाती होगी, तो ये दूसरी सिचुएशन बन गई। ऐसे ही तीसरी सिचुएशन की बात कर ले तो तीसरी सिचुएशन है यहाँ पर, या स्थिति बोले तो बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती, तो ये तीसरी सिचुएशन है। चौथी की बात कर लेते हैं, तो चौथी ये बन रही कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये 4 सिचुएशन है और चारों को जब मिला के लिखेंगे तो आपका बन जाता है यहाँ पर इसका सूत्र कैसे देखो लिखना है, तो चारों को मिला के लिखेंगे तो ये आपका DB है, क्या है DB। अब यहाँ पर ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती जो भी है ये आपका I हो गया, ऊपर की तरफ है अनुक्रमानुपाती वाले ऊपर DL हो गया और साइन हो गया आइडियल साइन थीटा, बटे में क्या भाई, तो व्युत्क्रमानुपाती में सिर्फ R², तो बटे में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ R² कर देना है, इतना आएगा। अब इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, DB इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है आपका μ/4π जोड़ देना है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, देखो IDL साइन थीटा अपॉन R², इसका जो पूरे का वैल्यू होता है ये होता है 10⁻⁻7 ऐसे, ठीक है ना। बाकी इतना आपको करना है, ये होता है आपका बायो सवर्ट का नियम, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका आता है यहाँ पर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, कई बार मैंने इसको कराया है ना, तो इसको कर लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन तो इनको जरूर कर लेना। मतलब फिजिक्स के अंतर्गत अगर ये क्वेश्चन करके नहीं जाओगे तो भाई फिर पछताना पड़ेगा, और ये मैं आज ही आपको लिख के देता हूँ, ठीक है ना। आप किसी भी बड़े से बड़े चैनल पर चले जाओ, यूपी बोर्ड का टॉप चैनल जो बोलते हैं ना कि हेलो बच्चों स्वागत है यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल पर, मैं गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं कि अगर ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाओगे और अगर ऐसे क्वेश्चन वो लोग नहीं कराते हैं तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बच्चों आप मान के चलना, ठीक है। अगर करा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं क्लास नहीं देखता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, इसलिए ध्यान देना। मैं मतलब जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलो
तो ये कर लेना। अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक पूछा जाता है, इसको जरूर आप लोग कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल का टाइम मैंने बताया था, तो न्यूमेरिकल का टाइम फिर निकल जाएगा, तो थोड़ा सा इनमें ध्यान दीजिएगा। मैं इनको चलो सॉल्व कराता हूँ, बाकी और भी आपके अभी कुछ थ्योरी के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको अभी हम करेंगे टाइम रहते हुए। तो पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स अधूरी है आपकी, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या बोल रहा है आखिरकार। इसमें बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, कंफ्यूज मत होना, वैसे आपको आता होगा, इतना सिंपल है। तो चुंबकीय क्षेत्र में 4.10 की पावर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की गति बताई गई है, और कितने एंगल पर, तो भाई 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। तो इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें रेडियस निकालनी है, किसके लिए, सर्पिलाकार, ठीक है ना। तो चलो फिर इसको निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखो सॉल्व करने से पहले इसमें जो वैल्यू गिवन वैल्यू है उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जो दी गई चीज़ें हैं या दिया गया वैल्यू है, तो लिखना है दिया गया है या डायरेक्ट आप लिखो। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो कि बी का मान कितना दिया गया 0.3 टेस्ला, ठीक है ना, ये दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखा करो यार, अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये न्यूमेरिकल पढ़ लो यही पेपर में आ जाएगा, तो देखो डेरिवेशन में ऐसा होता है कि इसको पढ़ लो यही आ जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में वैल्यू यार चेंज करके आते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ आपसे, और कभी आपसे झूठ नहीं बोला हूँ, हमेशा मैं सही बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं कह दूँ कि इसी को पढ़ लो यही आएगा, तो देखो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर आएगा कि हाँ अगर ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो इसी से रिलेटेड, इसी फॉर्मूले पर, इसी तरीके से सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा। लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है, 4 की जगह पर 5 कर ले, 6 कर ले, 0.3 टेस्ला की जगह पर 0.5 टेस्ला कर दे, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर कैलकुलेशन भी देखा जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये वैल्यू दी गई है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर विभव कितना है भाई, सॉरी यहाँ पर जो वेग है वो कितना है, तो वेग आपका यहाँ पर दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का कितना यानी कि 4 × 10 5 मीटर पर सेकेंड। तो 4 × 10 की घाते कितना है पावर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है इसमें। इसके बाद थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा दिया गया है यहाँ पर 60 अंश यानी 60 डिग्री, ठीक है। और सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या यानी कि रेडियस यानी आर का मान हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ें दी गई, आर निकालना है। तो इसमें देखो एक सूत्र लगता है, वो सूत्र लिख लो, और सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है वो सारे सूत्र, तो उनको कर लेना, यानी टेलीग्राम पर भी चले जाना, या नोट्स में जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें भी फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको कर लेना। बाकी सूत्र अगर आप अपने से भी कर सकते तो एक बार कर लो, है ना, वरना मैं एक वीडियो बना ही दूंगा सूत्र के ऊपर। तो ये होता है आर बराबर mv/BQ साइन थीटा। आप देखना थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ये सूत्र है, इस वाले सूत्र को लगाना है यहाँ पर। अब बोलेंगे भैया m क्या है, तो भाई m क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। तो देखो m का वैल्यू कितना होगा, अब यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। चलो जो जो चीज़ें दी गई वो तो हम आसानी से रख देंगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं दी गई हैं उन पे कन्फ्यूजन आती है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ते चले आ रहे हैं, 9 × 10 घाते 31। ये चीज़ें अगर नहीं रहेंगी ना क्वेश्चन में, तो फिर पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा, ठीक है, देख लेना एक बार पेपर को पूरा पीछे तरफ। तो 9 × 10 घाते 31 गुणे भी का मान कितना है, तो 4 × 10 घाते 5 ये दिया गया है, ये हमारा दिया गया है। बटे में आओ, बी का चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 टेस्ला, 0.3। एंड यहाँ पर क्यू भाई, क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, तो आखिरकार कितना होता है भाई, ये पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है। अब और देखो यहाँ पर साइन थीटा यानी कि 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, एक बार यहाँ पर साइन 60 पहले लिख देते हैं, साइन 60 अंश, इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट आएगा वो अब कैलकुलेशन का रहा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। तो देखिए कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर R = यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर करते जाओ आप लोग, जैसे यहाँ पर 10 पावर क्या है, -19 है, इसको आप ऊपर ले जाओ, यानी कि आपको अंश में ले जाना है। अंश हर आप हिंदी में समझ रहे होंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादातर हिंदी में ही समझ पाते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, 9 ×
यहाँ पर कितना है 4, 9 चौका 36, तो कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 36, इसको 36 गुणे 10 की घाते कितना 31 है माइनस का 31 कर दिए, गुणे 10 घाते ऊपर कितना है 5 है प्लस का, और इसको मैं बताया ऊपर ले जाएंगे तो 10 घाते ये भी बन जाएगा प्लस का 19, नीचे माइनस का 19 है ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बनेगा। आओ इसमें आओ अब इसके बाद देखो 16 या 48 होता है, लेकिन भाई रुको 0.3 है वो आपका 1.6 है, तो आप क्या करेंगे इसमें 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगा देना 48 में, तो 0.48 ये बन जाएगा। और गुणे में साइन 60 का मान, साइन 60 होता है √3/2, तो भाई √3 आपका सॉरी 2 हो गया, √3/2, तो बटे का 2 फिर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला गया, इतना आया ना। चलो तो अब यहाँ से देखना पूरा हमने रख दिया वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट r इक्वल टू 36 गुणे 2 72 बनेगा, 72 गुणे, अब ये घातों को जोड़ लो एक बार, जोड़ घटा लो पूरा, 19 और 5 24 बनेगा, 24 से 31 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 7, समझ रहे हैं, माइनस का 7, क्योंकि ये संख्या जो है माइनस वाली संख्या जो है बड़ी है, 31 बड़ा होता है किससे 24 से, लेकिन ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब बटे में देखो, बटे में कितना है 0.48 और ये है आपका कितना √3, तो देखो 0.48 कर देंगे, गुणे में √3 का मान होता है 1.732, ये पूरा वैल्यू। तो देखो एक एक चीज़ें मैं रख रहा हूँ आपके सामने, इतना रख दिए। अब यहाँ से क्या करो आप लोग पूरा कैलकुलेट कर लो इसका, आप देखो इसका जब गुणा कराएंगे दोनों को तो आ जाएगा यहाँ पर, एक बार फिर से कर देता हूँ, 72 गुणे 10 की घाते कितना माइनस का 7, और बटे में आपका इसका दोनों का गुणा आएगा 0.831, ये इतना आएगा। तो जब इसका कैलकुलेट करके राइट आंसर आप निकालेंगे तो ये निकल के जो वैल्यू आएगी वो आएगा 86.64 गुणे 10 की घाते कितना है 7 माइनस का 7, और भाई इसका ये क्या है r रेडियस है तो मीटर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाल दी गई थी तो मीटर इसका मात्रक, तो इतना r का मान आया। तो यहाँ पर देखो पूरा कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो वही है सेम टू सेम, ठीक है, इसको कर लेंगे ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया है एक प्रकाशिकी यूनिट यानी प्रकाशिकी चैप्टर से, जो कि कह रहा है कि 63 अंश के कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा। देखो तो यहाँ पर चीज़ें वही करना है, न्यूमेरिकल में मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा वही चीज़ें करो जो मैं बता रहा हूँ। 63 डिग्री क्या है प्रिज्म का कोण है, ठीक है ना, प्रिज्म कोण है, तो यानी कि ये ए का मान दिया गया है कितना 63 अंश। अब कह रहा है कि विचलन कोण कितना है 29 अंश है, तो विचलन कोण को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डेल एम, ऐसे ये हो जाएगा 29। अब डेल कैसे बनाते हैं आप लोग, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, तो डेल एम आपका 29 डिग्री। ये दो चीज़ें हैं, आपतन कोण यानी कि आपको आई का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भाई डायरेक्ट सूत्र लगा दो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर लिखना है आपको आपतन कोण यानी आई बराबर जो कि होता है ए प्लस डेल एम अपॉन 2, इतना होता है सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं करना। तो देखो फिर आई इक्वल टू कितना आएगा, ए का मान 63 प्लस यहाँ पर 29 अपॉन यानी कि बटे में 2, तो बचेगा कितना 9 3 12 2 6 2 8 1 9, तो 92 डिग्री ये बना, बटे में 2, तो कैंसिल कराओ यहाँ से बचेगा आपका आई का मान, देखो कितना आएगा 46 है ना, 46 2 चौका 8 और 12, हाँ 46 डिग्री देखो आपका आई का मान आ गया, मतलब कि जो आपतन कोण है वो आपका 46 डिग्री आएगा, इतना करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इसमें क्या है चीज़, तो इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला, सूत्र, ये सूत्र है, ठीक है ना, तो सूत्र जो मैं बता रहा हूँ इनको जरूर करते जाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण आपका दिया गया इसमें 10 डिग्री, तो प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, जबकि कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक है और विचलन कोण है, आपको निकालना है प्रिज्म कोण। तो चलो फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, विचलन कोण यानी कि डेल एम दिया गया है, डेल एम दिया गया है भाई 10 अंश, कितना है 10 अंश, और पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन का मान है भाई 1.5, ठीक है 1.5, दो चीज़ें दी गई हैं, निकालना क्या है प्रिज्म कोण यानी कि ए निकालना है। तो इसमें एक सूत्र लगेगा जो कि आपको लिखना है, सूत्र लिखो, यहाँ पर सूत्र होता है डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो चलो अब आपको आसान हो जाएगा, देखो डायरेक्ट डेल एम निकाल देते हैं यहाँ से, सॉरी डेल एम कहाँ, हमें ए निकालना है क्योंकि प्रिज्म कोण ए है, तो ए निकालना है तो भाई क्या करना पड़ेगा,
इसमें अब आपको करना पड़ेगा n-1 का इधर पक्षांतर। तो ये आपका गुणे में है ना a के, तो भाई ये बटे में आ जाएगा डेल m के, तो यहाँ पर बटे में लिख दो n-1 और इधर आपका a बच गया। अब आसान हो जाएगा, तो a का मान ही आपको निकालना है। तो देखो a का मान कैसे निकालेंगे, a बराबर डेल m, आपका ऊपर डेल m का मान 10 है तो 10 कर दीजिए, बटे में n का वैल्यू है 1.5 और माइनस का 1 है आपका सूत्र में ही। तो ये चीज़ आपकी इस प्रकार से आएगी, तो बराबर 10 बटे 1.5 माइनस 1, तो 0.5 ये बचेगा, है ना। ये 10 डिग्री है, तो 10 बटे 0.5 यानी कि ये कितना बना, ये बन गया भैया आपका। आप देखो इसको आप अगर दशमलव मुक्त कराएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, सिंपल सा, तो ये 100 बटे 5 बनेगा। तो अब यहाँ पर a बराबर 100 बटे 5, यहाँ पर ये ऐसा है और काट देंगे तो 20×5 यानी कि 20 डिग्री आपका एंगल आ गया, क्या, प्रिज्म कोण, ठीक है ना। जो प्रिज्म कोण निकालना था a का मान वो 20 डिग्री आ गया, ठीक है, क्लियर है ना। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन अब आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, जो कि इस प्रकार से है। तो देखते जाना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर करेंगे आज। तो क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से एक डायग्राम है, कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिबाधा अमीटर का पठ्यांक एवं शक्ति गुणांक ज्ञात करो। देखो इसमें प्रतिबाधा निकालनी है और अमीटर मतलब कि जो धारा को मापता है उसको, और शक्ति गुणांक यानी कि आपको इसका 3 चीज़ें निकालना है। जो कि इस प्रकार से देखो यहाँ पर एक प्रेरक कुंडली का यहाँ पर दिया गया है 1 हेनरी इसका चार्ज, और इसके अलावा प्रतिरोध दिया गया है 40 ओम, और यहाँ पर एक अमीटर जुड़ा है और इसका वोल्टेज समीकरण दिया गया जो कि है 200 साइन 300 पाई टी। अब ये इसको हम कंपेयर करेंगे v बराबर v 0 साइन ओमेगा टी से, जो कि तुलना होती है। तो चलो फिर क्या करना है इसमें, वो आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझते जाना, और क्वेश्चन भाई लिख लो VVI, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलो इसमें जो चीज़ दी गई उनको पहले लिखते हैं और कंपेयर करते हैं। तो एक आपका वोल्टेज समीकरण जो कि होता है, आपको पता है कि ये होता है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, ऐसे ही होता है। यहाँ पर धारा के लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति होती है, v आपका क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, और अगर I0 होता तो धारा का शिखर मान हो जाता, t आपका टाइम है, आवृत्ति वगैरह जो कि टाइम से ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इस वाले समीकरण से इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर v0 की जगह पर क्या है 200 है, ओमेगा की जगह पर क्या है 300 है, तो भाई इनकी वैल्यू तो यहाँ पर मिल गई ना कंपेयर करने से, तो भाई यहाँ बोलेंगे मिल गई। तो चलो फिर लिखते जाओ यहाँ पर जो अगर मिल गई हैं तो क्या करना है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पहले एक बार लिख देना तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर ऐसे कंपेयर कर दिए। अब जब तुलना करेंगे तो v0 का मान आ गया 200, कितना 200, और ये क्या है वोल्टेज है ना, तो इसका मात्रक वोल्ट, ऐसे 200 वोल्ट ये आया। ओमेगा का मान आ गया आपके पास कितना, तो बोलेंगे 300, भाई ओमेगा ये और ये 300 यहाँ पर, तो 300, लेकिन ये कोणीय आवृत्ति है इसका, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। मात्रकों पर ध्यान देना, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, रेडियन पर सेकेंड ये आया। इसके बाद ये चीज़ खत्म हुई। अब इसमें आओ, यहाँ पर L का मान दिया गया है 0.1 हेनरी, यानी कि प्रेरक कुंडली का वैल्यू है 0.1 हेनरी, एच में है ना, हेनरी, ये हो गया। ऐसे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया गया R बराबर कितना 40 ओम, तो यहाँ पर R का मान है 40 ओम। ये चीज़ें इतनी दी गई थी, क्लियर है ना। अब यहाँ से आओ, आपको निकालना है इसकी प्रतिबाधा, और फिर निकालना है अमीटर का पठ्यांक, और फिर निकालना है शक्ति गुणांक। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर समझनी पड़ेगी सूत्रों के बारे में, जो कि भाई XL बराबर होता है आपका 1 ओमेगा L, ठीक है। ये आपका प्रेरक कुंडली के लिए निकालना है इसकी वैल्यू, जो कि आपका, क्योंकि एक आपका हेनरी में है और एक आपका प्रतिरोध यानी कि कहे तो R के पदों में है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध और जो प्रेरकत्व है दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, और जो परिपथ है आपका ये RL परिपथ है, कौन सा RL, ठीक है, L है और R है। एक होता है LCR परिपथ, जब जिसमें आपके तीनों प्रतिरोध प्रेरक कुंडली संधारित्र तीनों होंगे तो LCR कहलाएगा, और अगर 2 हैं तो भाई ये RL कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो XL बराबर सूत्र होता है ओमेगा L, तो XL का मान कितना आएगा, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू है 300, तो लिखेंगे 300 गुणे L का मान है 0.1, तो भाई ये आपका कितना बनेगा 300, और ये प्रतिबाधा है,
प्रेरक कुंडली की, तो 30 बचेगा इसमें, 30 ओम ये वैल्यू आ गई एक्सएल की। तो ये चीज़ आपकी एक्सीएल और आरएल दो आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे सूत्र, वो भी प्रतिबाधा निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रतिबाधा को हम जेड से व्यक्त करते हैं। तो जेड बराबर आपका होता है अंडर रूट के अंदर जब दो परिपथ जुड़े होते हैं जिसमें प्रतिरोध और कुंडली, प्रेरक कुंडली, तो आपका हो जाता है आर स्क्वायर और प्लस आपका होता है एक्सएल का स्क्वायर। इस प्रकार से ये सूत्र लगता है। तो भाई लगा दो, फिर आप निकाल लो। जेड बराबर आपका आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 40 तो 40 का स्क्वायर और प्लस एक्सएल का वैल्यू 30 आया तो 30 का स्क्वायर, ऐसे करके अंडर रूट के अंदर, है ना ये चीज़। तो 40 का और 30 का दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 40 का आपका 1600 हो जाएगा। जेड बराबर अंडर रूट के अंदर 1600 और प्लस में 30 का आपका 900, तो 16 9 यहाँ पर 2500 बनेगा। तो अंडर रूट के अंदर 2500 आया और 2500 का जब आप वर्ग निकालेंगे, यानी कि इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, तो जेड का मान आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, तो 50 आ जाएगा, है ना, 50 का ही तो है ये 2500। तो 50 ओम आपका आ गया क्या, प्रतिबाधा। एक चीज़ निकल आई। अब आपको निकालना है इसमें क्या, अमीटर का पठ्यांक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था ना अमीटर का पठ्यांक और फिर शक्ति गुणांक। तो एक चीज़ हमने यहाँ तक निकाला, प्रतिबाधा। अब अमीटर का पठ्यांक निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना दूसरा वाला, यहाँ से सेकेंड स्टेप है, ठीक है ना। तो आपका होता है धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 बटे जेड, ये सूत्र होता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, V0 का मान कितना है आपके पास, देखो इसमें 200 है ना, और जेड का मान 50। तो भाई इसमें क्या बनेगा, 200 बटे 50 डायरेक्ट रख दो, 200 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौका 20, यानी कि 4 एम्पियर आ गई आपकी इसकी धारा, 4 एम्पियर की ये आ गई धारा, ठीक है। दूसरी चीज़ आई, अब इसके बाद अगर आप धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना चाहते हैं, ये तो धारा का शिखर मान है। अब धारा का आपको अगर वर्ग माध्य मूल मान यानी कि रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू यानी IRMS निकालना है, तो फिर दूसरा सूत्र लगाना है, I0 अपॉन क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 2 के। इसका एक व्यंजक है जो कि पूरा व्यंजक आपको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये अब आपका आएगा। आप जब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो I0 की वैल्यू 4 है, 4 बटे अंडर रूट 2 करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 4 बटे अंडर रूट 2 काट दीजिए, 2 अंडर रूट 2 आएगा, 2 अंडर रूट 2 आपका ये एम्पियर में आ गया, एक दूसरी वैल्यू। तो ये आपका हो गया अमीटर का पठ्यांक जो कि दोनों आ गए, ठीक है। अब कह रहा था शक्ति गुणांक ज्ञात करो, तो शक्ति गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यहाँ पर लिखो, शक्ति गुणांक बराबर होता है, इसको बोलते हैं cos फाई से डिनोट करते हैं, cos फाई बराबर R अपान जेड होता है, ठीक है ना, R अपान जेड होता है। तो भाई R का मान आपके पास 40 ओम है, प्रतिरोध इसमें दिया गया, जेड का मान आपके पास कितना आया, 50 ओम आया है। तो 0 से 0 का 4 बटे 5 यानी कि आपका कितना बचेगा, 0.8 के लगभग आएगा ये। तो ये आपका आ गया 0.8 लगभग, मतलब इतना वैल्यू इसकी आ गई है। तो अब ये आपका जो न्यूमेरिकल है पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो गया, खत्म, या कहें तो यहाँ से समाप्त। तो इस प्रकार से इसको आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। इसके बाद आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन काफ़ी सारे लेकर आया हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट आज का 1000 लाइक का है, तो करा के जाना आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर लंबी तथा 5 सेंटीमीटर, ये देखो 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी में ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को रख के चले आते हैं। और अगर आप चेंज करके नहीं लिखते ना, मीटर और सेंटीमीटर में फ़र्क नहीं समझते, तो फिर भाई साहब समझ लो कि वहाँ से क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गया व्यास वाली करा, एक परिनालिका में 2000 फेरे हैं, कितने हैं, 2000 फेरे हैं। तो इसके मध्य में अगर 1000 फेरे वाली द्वितीयक परिनालिका लपेट दिया जाए या लिपटी है, तो दोनों परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करिए। चलो अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है, तो यहाँ पर देखना क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक दी गई है परिनालिका की लंबाई L बराबर 3 मीटर, और एक कह रहा है कि दूसरा जो है 5 सेंटीमीटर व्यास वाली एक परिनालिका। तो भाई ये व्यास है दिया गया, ये लंबाई है और ये व्यास है ना, लंबी और सेंटीमीटर व्यास कह रहा ना, तो व्यास का आधा आपको निकालना है भाई, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर R का मान ज्ञात करना है तो 5 के बटे में 2 का भाग करा दो, 5 में मतलब 2 का भाग, तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ये क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया। अब इसके बाद देखो पहली परिनालिका में कितने, यानी कि N1 आपका फेरों की संख्या है, N
तो भाई N1 इसलिए किए क्योंकि कह रहा कि एक परिनालिका में 2000 फेरे, तो पहली वाली में 2000 फेरे हैं इसलिए 2000, और दूसरी वाली में N2 कर देते हैं तो N2 में कितने हैं 1000 फेरे हैं, 1000। ये आपका आया। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सूत्र लगाना है। तो चलो अभी सूत्र लगाएंगे और इसको सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज करके लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से लगाते हैं सूत्र। क्या निकालना है, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अन्योन्य प्रेरकत्व को हम लोग m से व्यक्त करते हैं, m। ये सूत्र होता है m बराबर म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू A अपॉन L, इस प्रकार से ये सूत्र होता है, ठीक है ना। इस सूत्र से ही आपको आएगा पूरा वैल्यू। ए क्या है भाई, जो आपका एरिया होगा, परिनालिकाओं का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल है यहाँ पर बता रहा है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज कभी मत होना, इतना याद रखना। तो चलो फिर अब यहाँ से आप क्या करो, ए की जगह पर देखो लिख लो, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है वो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रख लेना, ठीक है ना। तो चलो फिर यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। m बराबर म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है ये आपका होता है इसके देखो, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर लेना आप लोग कि जो म्यू नॉट होता है ना ये 10 के पावर 7 माइनस की 7 होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 होता है। लेकिन यहाँ पर बटे में तो देखो 4 पाई कहीं पर है नहीं, मतलब पाई कहीं पर दिख नहीं रहा है। इसके लिए आपको चेंजेस यहाँ पर ये करने हैं कि डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रख देना, इसका जो वैल्यू आपको रखना है वो लिखना है 4 इंटू या 4 गुणे में करो 3.14, ये पाई हो गया इसके गुणे में, इंटू 10 के पावर -7। ये आपका म्यू नॉट का वैल्यू है इतना, ठीक है ना। म्यू नॉट का क्या हो गया वैल्यू। अब N1 और N2 के लिए आओ, देखो N1 और N2 के लिए, N1 का 2000 गुणे N2 का 1000 गुणे यहाँ पर एक बताया हूँ मैं आपको पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो देखो पाई का वैल्यू आप डायरेक्ट एक बार पाई आर स्क्वायर लिखो, फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे L कितना है भाई 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर। ये इस प्रकार से बना ना। अब आओ अगले स्टेप पर आते हैं थोड़ा सा। तो m बराबर आपका बनेगा 4 इंटू 4 गुणे 3 इंटू 1 4 गुणे 10 पावर -7 गुणे 2000 गुणे 1000 है, ठीक है ना। 1000 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 2.5, लेकिन ये सेंटीमीटर में है इसलिए मीटर में इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 2.5 गुणे 10 के घाते -2, ये मीटर में चेंज हो गया। और कह रहा है स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर लगा दो इसमें, इतना आ गया। बटे में क्या है भाई 3 है, इतना आया। अब इसको करना है क्या कैलकुलेट, तो देखना कैलकुलेट करते हैं। m बराबर हो जाएगा, जितने आपकी संख्या है पहले गुणे में लिख दो, 4 3.14 2000 1000 3.14, ये सब चीज़ें जो है 2.5 गुणे 2.5, क्योंकि ये 2 बार स्क्वायर है। तो सब कुछ करेंगे कैलकुलेट करके तो ये आएगा 492.93। और बस जो घाते हैं उनको लिख दो, 10 की पावर 1 आपका क्या है -7 है, एक घात आपकी यहाँ पर क्या बचेगी, 10 की पावर कितनी बच जाएगी -4, यहाँ पर ये आएगा -4। और इसमें देखो ये 3 0 और ये 3 0, इसका यहाँ पर लिखेंगे 10 पावर यहाँ पर 6 प्लस का, बटे में क्या है 3। अब देखो ये इतना आया। इसके बाद आपको करना क्या है, 3 से इसको काट दो। जब इसको काटोगे तो यहाँ पर m का मान आपका निकल के आएगा 164.3 गुणे 10 के घाते, इनको देखो 3 और ये 3 9 6 3 9 से 4 गया तो भाई कितना बचा 5, तो -5। और यही आपका क्या है मात्रक, इसका लिख दो हेनरी स्वप्रेरकत्व का। ये आपका राइट आंसर, इतनी वैल्यू है। तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी देखो लॉन्ग भी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। और आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो फिर एक बार से आपको ये नंबर मैं दे रहा हूँ 95114705, इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर वाइज भी और इम्पोर्टेंट भी, पूरा सोल्यूशन के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का 100 रुपये यानी कि 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो।
बाकी आज का जो वीडियो है या कहें तो आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही क्लास रेगुलर चाहते हैं तो फिर भाई चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिए। और अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड भी कराऊंगा। तो चलो यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।